समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश संसद ने कैसे कंपनी पर, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, उस पर लगाम कसने की कोशिश की और इसके क्या मतलब निकले। तो चलिए शुरू करते हैं 1773 के एक्ट से। ये एक बड़ा मोड़ था, है ना। दस्तावेज तो यही बताते हैं कि लॉर्ड नॉर्थ की सरकार इसे लाई थी और ये भारत में कंपनी राज के लिए एक तरह का पहला लिखित संविधान जैसा था। बिल्कुल, आप कह सकती हैं ये ब्रिटिश संसद का पहला गंभीर प्रयास था कंपनी के मामलों में सीधे दखल देने का, उन्हें कंट्रोल करने का। जैसा कि रिकॉर्ड्स में है, इस एक्ट ने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल दिया। उन्हें बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और वॉरेन हेस्टिंग्स वो पहले व्यक्ति थे जो इस पद पर बैठे। साथ ही मद्रास और बॉम्बे, जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी, उन्हें भी कुछ मामलों में बंगाल के अधीन कर दिया। मतलब सेंट्रलाइजेशन की कोशिश थी थोड़ी। अच्छा। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। एक और बात दिलचस्प इसमें, दस्तावेज कहते हैं कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से मना किया गया था और रिश्वत वो लेने से भी। पर क्या ये रोक असल में काम कर पाई, मतलब जमीन पर? क्योंकि कहानियां तो कुछ हारी सुनने को मिलती हैं उनके बारे में। देखिए, सवाल तो बिल्कुल सही है आपका। कागज पर तो ये नियम भ्रष्टाचार रोकने के लिए ही था, लेकिन असलियत में इसे लागू करना वो बहुत मुश्किल था। और एक्ट की अपनी भी दिक्कतें थीं। जैसे सबसे बड़ी समस्या थी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। 4 सदस्य थे उसमें, उनके बीच अक्सर टकराव होता था। मतलब काउंसिल के सदस्य कई बार हेस्टिंग्स के फैसलों के खिलाफ वोट कर देते थे। अब सोचिए, गवर्नर जनरल कुछ करना चाह रहे हैं और उनकी अपनी ही काउंसिल उनको रोक रही है। प्रशासन चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। और सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी था। उसका अधिकार क्षेत्र कहां तक है ये साफ नहीं था। कोर्ट कंपनी के लोगों पर लागू होता था या आम भारतीयों पर भी, ये स्पष्टता नहीं थी। और इसी वजह से कई झगड़े हुए। फिर बाद में 1781 में एक अलग एक्ट लाना पड़ा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसने गवर्नर जनरल, काउंसिल और कंपनी के कर्मचारियों को उनके सरकारी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया। तो 1773 के एक्ट ने कोशिश तो की कंट्रोल की, पर कई उलझने रह गईं। तो यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर पड़ा था। इसका मकसद शायद यही था कि 1773 वाली कमियों को दूर किया जाए, नियंत्रण और मजबूत हो। हाँ बिल्कुल, पिट्स इंडिया एक्ट आप कह सकते हैं 1773 के एक्ट का एक सुधरा हुआ और ज्यादा सख्त रूप था। दस्तावेज बताते हैं कि इस एक्ट ने पहली बार कंपनी के जो भारतीय इलाके थे उनको बाकायदा भारत में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव था सांकेतिक तौर पर। और सबसे अहम बात, इसने कंपनी के राजनीतिक काम और व्यापारिक काम दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया। और इंग्लैंड में एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। इस बोर्ड को भारत में कंपनी के सारे सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू यानी राजस्व मामलों पर अब पूरा नियंत्रण दे दिया गया। कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेश मानने पड़ते थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में एक दोहरी व्यवस्था या ड्यूअल कंट्रोल शुरू हो गया। एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर जो शायद व्यापार देख रहे थे, और दूसरी तरफ ये नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर नजर रख रहा था। तो क्या इस दोहरी व्यवस्था से जमीन पर कोई कंफ्यूजन या टकराव नहीं हुआ? हाँ, इसी को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया और ये चली भी काफी लंबे समय तक, 1858 तक। टकराव की गुंजाइश तो थी, पर असल में हुआ ये कि इससे ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल कंपनी पर बहुत बढ़ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ज्यादा ताकतवर था। एक और बदलाव हुआ इसमें। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य 4 से घटाकर 3 कर दिए गए, जिसमें एक कमांडर इन चीफ होता था। अब गवर्नर जनरल के लिए अपनी बात मनवाना थोड़ा आसान हो गया, बस एक और सदस्य का साथ चाहिए था। और इतना ही नहीं, 1786 में एक और संशोधन आया। उसने तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे जो बाद के गवर्नर जनरल आए उनको खास शक्ति दे दी। वो ये कि जरूरी हालात में वो अपनी काउंसिल के बहुमत वाले फैसले को भी अनदेखा कर सकते थे। मतलब वीटो पावर मिल गई, तो गवर्नर जनरल का पद और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो इन सब बदलावों का निचोड़ क्या है? मतलब ये एक्ट सिर्फ कानून नहीं थे, ये भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखने वाले कदम थे, है ना? हम देख रहे हैं कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन रही थी।
और ब्रिटिश संसद उस पर अपना शिकंजा कसती जा रही थी, स्टेप बाय स्टेप।